विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। आप कई बार हमारे चैनल में विजिट करे होंगे और आपने बहुत सारे इंटरव्यू वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज कुछ हटकर होने जा रहा है। आज 9 स्त्री किताब की समीक्षा होने जा रही है और यह मेरा पहला प्रयास है जब मैं किताब की समीक्षा कर रहा हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप बता देना, मैं सीखने आया हूँ। दिलीप यादव द्वारा लिखित 9 स्त्री किताब महिलाओं की संघर्ष, साहस और सफलता की कहानियों को उजागर करती है। यह किताब 9 अलग अलग महिलाओं की कहानियों को उजागर करती है जो उनकी जिंदगियों की चुनौतियों और सफलताओं को दर्शाती है। 9 स्त्री किताब लेखक ने अपनी मां को समर्पित करते हुए लिखा है। यह किताब 94 पेज की है। इस किताब में मां, ममता की जीत, सावित्री, काला चश्मा, साहसी, सुलह, अकेली, मैं कर सकती हूँ और खुद से जीत जैसे शीर्षक शामिल हैं। यह किताब महिलाओं की शक्ति और संघर्ष को दर्शाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का पहला शीर्षक है मां, जिन्हें 60 के दशक में नौकरी लगती है और नौकरी को करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। मात्र 18 वर्ष की आयु में 56 रुपये के मासिक वेतन पर वे नौकरी करती हैं और गृहस्थी को चलाने के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को उन्होंने निभाया है। लेखक लिखते हैं कि गृहस्थी को चलाना और पारिवारिक रिश्तों को निभाते हुए सबको खुश रखना, यह कला सिर्फ भगवान ने औरतों को दी है। कहानी का अगला शीर्षक है ममता की जीत। इस कहानी में एक ममता नाम की लड़की की कहानी बताई गई है जिसके माता पिता ने ममता का विवाह तय कर देते हैं। ममता की शादी होने वाली होती है और लेकिन ममता का रिश्ता टूट जाता है। कारण यह था कि जो ममता के ससुराल वाले थे वो ममता को पढ़ाना नहीं चाहते थे और ममता सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती थी। इस घटना ने ममता को बहुत दुख पहुंचाया और ममता फिर 2 साल कड़ी मेहनत करती है और अपने सेकेंड प्रयास में वे सफलता प्राप्त कर लेती हैं। लेखक किताब में लिखते हैं कि महिलाएं कितनी हिम्मत वाली होती है, कितनी भी परेशान क्यों ना हो, गिरकर संभलना और उस पर सफलता पाना, वो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल ही लेती हैं, इसलिए वो महान होती हैं। कहानी का अगला शीर्षक है सावित्री। इसमें एक सावित्री नाम की महिला की कहानी बताई गई है जो काफ़ी भक्ति भाव वाली महिला होती है, लेकिन उनका जो पति है बहुत ही शराब पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। एक दिन जो सावित्री का पति है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है और गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां बताया जाता है कि आपकी किडनी खराब हो चुकी है। फिर सावित्री अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है, उनका इलाज करवाती हैं और सफल इलाज हो जाता है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। फिर वो अपने पति से कहती हैं या तो आप शराब छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगी। उसके बाद उनका पति शराब छोड़ देता है। दोनों पति पत्नी गांव आते हैं। सावित्री अपने मोहल्ला की सारी महिलाओं को एकत्रित करती हैं, उनके साथ मीटिंग करती हैं और बोलती हैं कि यार शराब बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसे नहीं पीना चाहिए, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं। और फिर वो पुलिस की मदद से और सारी महिलाओं की मदद से एक अभियान छेड़ देती है नशा मुक्ति का और पूरे गांव को नशा मुक्त कर देती हैं। कहानी का अगला शीर्षक है काला चश्मा, जिसमें एक काशीराम नाम के व्यक्ति और जसोदा की कहानी बताई गई है जिनके 3 बहू और बेटा होते हैं। काशीराम गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, इसलिए उन्हें गांव का पटेल भी कहते हैं। काशीराम के जो बच्चे होते हैं बड़े ही खतरनाक, यानी कि वो अपने परिवार की जमीन को बेच कर अपने बच्चों की शादी करते हैं और उन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रहता। काशीराम और जसोदा एक दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और वो कहते हैं कि अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे और माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं और बच्चों को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर जो काशीराम है और जसोदा ये दोनों अलग रहने लगते हैं। 65 की आयु में जसोदा 45 साल की महिला की तरह कार्य करती है और जसोदा को फिर ये सारे काम करते करते उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे मोतियाबिंद का इलाज करवाते हैं और जसोदा को आंखों में काला चश्मा लग जाता है।
तो यह देखते हुए काशीराम भी सोचता है कि काश मैं भी अपने आंखों में पट्टी बांध लेता ताकि ऐसा दृश्य मुझे ना देखना पड़ता। कहानी का अगला शीर्षक है साहसी, जिसमें एक हेमा नाम की महिला की कहानी बताई गई है। उन दिनों कोरोना काल का जिक्र होता है, जब देश में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आ जाती है और हेमा अपने जान की परवाह किए बगैर परिवार में सबकी सेवा करती हैं, क्योंकि उन दिनों जो हेमा का घर होता है वो एक मिनी क्वारंटीन सेंटर बन जाता है। परिवार में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो जाता है। जब उन दिनों फिर वो समय समय पर उन्हें दवा देना, उनका ख्याल रखना इत्यादि कार्य करती हैं। तो जब कोरोना जैसी बीमारी आई तो आपने देखा होगा सगा खून भी अपनों को छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है, लेकिन हेमा सच्चे भाव से और निडरता से परिवार में सबकी सेवा करती है। बहू और बेटी का फर्ज बखूबी निभाती हैं और हेमा ने यह साबित किया है कि वो एक साहसी महिला है। कहानी का अगला शीर्षक है सुलह। इसमें एक साक्षी नाम की स्त्री की कहानी बताई गई है, जो दिखने में सुंदर भी होती है और सरकारी नौकरी में होती है। उनका विवाह हो जाता है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं होते। तो उनकी सास बार बार अपनी बहू को टोकती हैं कि बच्चा चाहिए, मुझे नाती पोती खिलाना है। और फिर कुछ दिनों बाद साक्षी गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन दुख की बात ये रहती है कि दूसरे मंथ में ही गर्भ गिर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद साक्षी फिर से गर्भवती हो जाती हैं और 8वां माह चलता है और 8वां महीने में कुछ अचानक से साक्षी को दर्द उठता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि या तो बच्चे की जान बचेगी या फिर माँ की जान बचेगी। और उनका जो पति है वो अपनी जो वाइफ है साक्षी, उनका बहुत साथ देता है। फिर बाद में जो साक्षी की सास होती है साक्षी के पास आती है और कहती है कि बेटा मुझे नहीं चाहिए कोई नाती पोते, तुम मेरे बेटे की संगनी हो। हमारा क्या है, हम कुछ दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे के साथ में रहना है और मुझे माफ़ कर दो कहती हैं। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। साक्षी भी अपने सासू माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। साक्षी अपनी सासू माँ से कहती हैं कि अम्मा जी, जिस तरह से मैं अपनी माँ को चाहती हूँ वैसा ही आपका ख्याल रखूँगी, बस आप मुझे भी अपने माँ की तरह प्यार दीजिए। कहानी का अगला शीर्षक है अकेली, जिसमें राकेश और एक सुनीता नाम की महिला की कहानी बताई गई है। ये दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इनका विवाह हो जाता है। ये दोनों नौकरी में होते हैं और शादी के बाद जो राकेश है प्रतिदिन रात में शराब पीकर आने लगता है और सुबह अपने किचन में जाकर खाना पीना बनाने लगता है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सुबह जो सुनीता है किचन में आती है और राकेश को कहती है, प्रतिदिन का क्या नाटक है, रोज रोज शराब पीकर आते हो क्या? इससे पहले भी, शादी से पहले भी आप शराब का सेवन करते थे और मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी इतने दिनों से, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ आपकी इन हरकतों के कारण। आप प्रतिदिन शराब का सेवन कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं इतने इतने दिनों से गर्भवती हूँ और उन्हें कसम देती है कि आज के बाद आप शराब नहीं पीएंगे। राकेश भी कसम खा लेता है कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा और राकेश बहुत खुश हो जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। और ये दोनों अब सरकारी नौकरी में रहते हैं। तो राकेश और सुनीता ये अलग अलग जगह में रहने लगते हैं। करीब 15 साल बीत जाता है। इस बीच में उनकी एक बेटी भी हो जाती है और सुनीता और उनकी बेटी अलग जगह में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर वो सो रहे होते हैं और करीब रात में 12 बजे राकेश दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सुनीता तो देखती है सामने राकेश है और भी पिया हुआ था और उनका माथा एकदम गर्म हो जाता है सुनीता का। वो कहती है, उनको एकदम गुस्सा आता है कि अब इनको मैंने कसम दी थी कि आप शराब नहीं पीएंगे और ये अचानक क्यों पिए। फिर उनसे पूछती हैं तो बोलती हैं, राकेश बोलता है कि मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी तो मैंने ऐसे ही शराब पी लिया। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, राकेश सुधरता नहीं, शराब का सेवन करने लगता है। शराब पीते पीते वो बाइक चला रहा था और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। काफ़ी खून बहा, चोट लगी उसे।
फिर उसे फौरन ही अस्पताल ले जाया जाता है और उस दौरान राकेश की मौत हो जाती है। सुनीता और राकेश की जो बेटी होती है रागिनी, वो बड़ी हो जाती है और आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं कि अब रागिनी की शादी करवा दो। लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि मैं पहले रागिनी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसे काबिल बनाऊंगी ताकि वो अपने पैर में खड़े हो जाए, ताकि उसे बाद में किसी के सहारे, किसी के भरोसे ना जीना पड़े। क्योंकि वो कहती हैं कि राकेश जैसे बादल जिंदगी में आकर उड़ जाते हैं और फिर एक अकेली महिला को सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। बेटी रागिनी कहती है कि मुझे मेरे पिता खोने के बाद मेरी माँ ने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पिता नहीं हैं, मेरी माँ अकेली ही मेरे लिए सब कुछ है। कहानी का अगला शीर्षक है मैं भी कर सकती हूँ। कहानी में शालिग्राम नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती हैं। शालिग्राम जी कहा करते थे कि लड़कियां कभी भी अपने घर की नहीं होती, बड़ा करो और इनकी शादी कर दो। जो शालिग्राम होते हैं, इनके पुत्र का नाम होता है सुखलाल। सुखलाल की पुत्री होती है रश्मि। रश्मि दादा की यह बात सुन के ना मन में ठान ली थी कि मुझे बहुत मेहनत करना है, पढ़ना है, सफल होना है। और रश्मि मेहनत करती है। उन दिनों पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकलती है और जो रश्मि रहती है उसके 12वीं बोर्ड में 90 से ज़्यादा प्रतिशत बने थे। उस आधार पर उनका चयन हो जाता है। लेकिन घर वाले रश्मि को नहीं भेजते क्योंकि रश्मि की जो नौकरी लगती है वो गांव से और शहर से बहुत दूर होता है। रश्मि को मना कर देना, रश्मि को नौकरी के लिए मना करना रश्मि के समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मना कर दिए हैं। रश्मि अपने कमरा में लेटी हुई थी, कमरे की लाइट जलती है लेकिन रश्मि की आंखें खुली होती है। रश्मि सोचती है कि लड़की होना कितना बड़ा गुनाह है। फिर कुछ दिनों बाद आंगनबाड़ी में भर्ती निकलती है। पिताजी रश्मि को कहते हैं कि बेटी आंगनबाड़ी का फॉर्म भर दो और वहाँ पे अब तुम नौकरी करना। रश्मि सोचती है कि मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और पिताजी कह रहे हैं कि तुम आंगनबाड़ी में नौकरी कर लो। जबकि रश्मि के हर कक्षा में अच्छे अंक आए हैं। लेकिन रश्मि गांव की आंगनबाड़ी में नौकरी करने लगती है। लेकिन जो गांव की महिलाएं होती हैं या अन्य लोग होते हैं वो रश्मि को रोज ताने मारने लगते हैं कि देखो बड़ी बड़ी बातें करती थी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन गांव में देखो ये आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद रश्मि को बैंक में नौकरी लग जाती है। सुखलाल को अपनी बड़ी बेटी राशिका की याद आ रही थी क्योंकि राशिका भी पढ़ना चाह रही थी लेकिन माता पिता ने उनका विवाह करवा दिया था। वो सोचते हैं कि कैसे वो मायूस होकर रोते रोते घर से गई थी। उनके मन में ख्याल आ रहा था कि काश मैंने भी शादी की जल्दी नहीं की होती और अपनी बेटी को पढ़ाया होता। तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी बेटी को पढ़ाइए, शादी की जल्दबाजी मत कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए, वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगी, कुछ अच्छा जरूर करेंगी। कहानी का अगला शीर्षक है खुद से जीत, जिसमें एक श्रुति और दीपक नाम के युवक युवती की कहानी बताई गई है। श्रुति एक दिन अपनी स्कूटी से कहीं जा रही होती है और उसे एक अज्ञात कार टक्कर मार देती है जिसमें श्रुति को चोट आ जाती है। श्रुति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद उसे घर ला लिया जाता है, जहां दीपक, उनका जो पति है, अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन पैरों में कुछ खासा आराम नहीं मिलता, जिसके लिए श्रुति को बड़े डॉक्टर के पास, बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां उसका ऑपरेशन चलता है। लेकिन कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि श्रुति का पैर डॉक्टर को काटना पड़ता है और इस समय उनका जो पति होता है श्रुति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहता है, उनकी परछाई की तरह साथ में खड़े रहता है। और श्रुति जो होती है यह देखकर सोचती है कि क्या मैं कभी मेरे पति के द्वारा की जा रही देख रेख और उनकी सेवा का मैं कर्ज उतार पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। श्रुति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना कठिन दिखने वाला व्यक्ति मुसीबत आने पर इस कदर साथ देगा। लेखक लिखते हैं कि हर नारी को उसकी मेहनत का फल उसका पति, उसका परिवार जरूर देता है। यह किताब कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने इस किताब को पढ़ा है, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी किताब है और इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए, स्त्री पुरुष सभी को पढ़ना चाहिए। और लेखक को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है कि यह किताब बेस्ट सेलर बने। यदि आप इस किताब को बुलवाना चाहते हैं तो आप अमेजोन पर नो स्त्री लिखेंगे तो वहाँ से भी आपको यह किताब मिल जाएगी।
और साथ ही इस किताब का लिंक मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।